नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। नमस्कार। हम भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक अच्छा नजरिया है। हाँ, मतलब वो व्यवस्था जो देश को चलाती है। हमारे पास जो स्रोत है वो राज व्यवस्था और सरकार के अंग जैसे भारी भरकम विषयों को बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इस सिस्टम के कोड को डिकोड करना। सही कहा। ये नियम किसने लिखे, कौन से प्रोग्राम चलते हैं और अगर कोई बग आ जाए तो उसे कौन ठीक करता है। और किसी भी देश को समझने के लिए उसके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी राज व्यवस्था को समझना ही मतलब सबसे पहला कदम है। तो शुरुआत कहाँ से करें? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक राज्य या राष्ट्र आखिर बनता कैसे है, किन चीजों से मिलकर? हाँ, क्योंकि हम राज्य शब्द का इस्तेमाल तो रोज करते हैं पर इसके तकनीकी मतलब पर ज्यादा नहीं सोचते। सही। स्रोत बताते हैं कि किसी भी इकाई को राज्य कहलाने के लिए 4 चीजें चाहिए। लोग यानी जनसंख्या। हाँ। और उनके रहने के लिए एक तय इलाका यानी भूभाग। ये तो समझ आता है। बिल्कुल। और इन लोगों पर शासन करने के लिए एक सरकार चाहिए। लेकिन जो चौथी और शायद सबसे जरूरी शर्त है वो है संप्रभुता। संप्रभुता। हाँ, सोवरेनिटी। हाँ। इसके बिना पहले 3 तत्व सिर्फ एक आबादी और जमीन का टुकड़ा है, राष्ट्र नहीं। संप्रभुता, ये शब्द सुनने में जितना बड़ा लगता है इसका मतलब उतना ही शक्तिशाली है तो यानी अपने फैसले लेने की पूरी आजादी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। स्रोत कहते हैं कि संप्रभुता का मतलब है बाहरी दबाव के बिना फैसले लेना। सही। पर आज की दुनिया में जहां अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, विश्व व्यापार संगठन है, क्या कोई भी देश सच में 100% संप्रभु हो सकता है? ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से संप्रभुता का मतलब यही है। इस विचार की जड़ें रूसो जैसे विचारकों से आती हैं। अच्छा, लेकिन व्यवहार में जिसे हम बाहरी संप्रभुता कहते हैं, वो हमेशा सापेक्ष होती है। कोई भी देश अलग थलग रहकर काम नहीं कर सकता। ये तो है। लेकिन इसका मूल सिद्धांत ये है कि कोई दूसरा देश आकर आपके लिए कानून नहीं बना सकता। आप संधियों पर हस्ताक्षर अपनी मर्जी से करते हैं, किसी के हुक्म से नहीं। अच्छा, तो ये आजादी की एक सीमा है जिसे राष्ट्र खुद तय करता है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि देश के अंदर भी संप्रभुता के कई चेहरे होते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये बात मुझे बहुत आकर्षक लगी। जैसे नाम का संप्रभु कोई और असली ताकत किसी और के पास। एकदम सही। इसे समझने के लिए भारत का उदाहरण सबसे अच्छा है। हमारे यहाँ नाम मात्र के संप्रभु यानी नॉमिनल सॉवरेन राष्ट्रपति हैं। सारे काम उनके नाम पर होता है। बिल्कुल। लेकिन वास्तविक संप्रभु यानी रियल सॉवरेन प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है, क्योंकि असली कार्यकारी शक्ति तो उन्हीं के पास होती है। और फिर आते हैं हम यानी भारत की जनता, लोकप्रिय संप्रभु। तो पॉपुलर सॉवरेन। ये विचार ही तो लोकतंत्र की नींव है कि अंत में सारी शक्ति लोगों के हाथ में है, जो हर 5 साल में अपनी सरकार चुनते हैं। और इन सभी शक्तियों को ऊपर है कानूनी संप्रभु यानी लीगल सॉवरेन, जो कि हमारा संविधान है। हाँ, कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या जनता, संविधान द्वारा बनाए गए दायरे के बाहर नहीं जा सकता। वो अंतिम लक्ष्मण रेखा है। तो यहीं पर संविधान की भूमिका आती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि वो रूल बुक है जो सरकार को बताती है कि उसकी शक्तियां क्या है और उससे भी ज्यादा जरूरी उसकी सीमाएं क्या है। बिल्कुल। संविधान का मुख्य काम ही शक्ति पर लगाम लगाना है, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी अंग तानाशाह ना बन जाए। और जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो इसके आकार को लेकर अक्सर चर्चा होती है। स्रोत में जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। 1,17,369 शब्द। हाँ, 1,17,369 शब्द। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पर सवाल ये है कि इसे इतना लंबा और विस्तृत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? या सिर्फ आंकड़ों से आगे देखना जरूरी है? इसका लंबा होना कोई कमी नहीं, बल्कि भारत की सच्चाई का प्रतिबिंब है। अच्छा। सोचिए, संविधान निर्माताओं को कितनी विविधताओं को एक साथ लाना था। अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और वो सैकड़ों रियासतें। ऊपर से विभाजन का घाव भी था। हाँ, वे किसी भी तरह की अस्पष्टता नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें राज्यों के अधिकारों से लेकर आदिवासी समुदायों के संरक्षण तक हर चीज को साफ साफ लिखना पड़ा। तो ये विशालता दरअसल हमारे देश की जटिलता और विविधता को सहेजने की एक कोशिश है। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि कला का एक नमूना भी है। इसकी मूल प्रति हाथ से लिखी गई थी। हाँ, ये एक असाधारण तथ्य है। अंग्रेजी सुलेखन का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया और हिंदी का वसंत कृष्ण वैद्य ने।
और मैंने पढ़ा है कि उन्होंने इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली। नहीं ली। सिर्फ हर पन्ने पर अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपने दादा का नाम लिखने की शर्त रखी। ये तो अविश्वसनीय है। ये संविधान को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय कलाकृति के रूप में पेश करता है। और सिर्फ लिखा ही नहीं गया, उसे सजाया भी गया था। हाँ, सजावट का काम शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसका नेतृत्व नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा जैसे दिग्गज कर रहे थे। हर भाग की शुरुआत में एक अनूठा चित्र है जो भारत के हजारों साल के इतिहास को दर्शाता है, मोहनजोदड़ो से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक। कमाल है। और नंदलाल बोस के गुरु अबिंद्रनाथ टैगोर थे, है ना जी, जिन्होंने भारत माता की प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी। हाँ वही, मतलब जिस कलात्मक वंश ने हमें भारत माता की छवि दी, उसी ने हमारे संविधान को भी संवारा। ये इसे एक बिल्कुल नया और गहरा अर्थ देता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारा संविधान सिर्फ नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और उसकी कलात्मक विरासत का भी प्रतीक है। तो ये संविधान सरकार को शक्ति देता है, लेकिन सीमाओं के साथ। ये हमें स्वाभाविक रूप से अगले सवाल पर लाता है, मैदान में असल खिलाड़ी कौन है? ये सरकार जिसे संविधान ने बनाया है, असल में दिन प्रतिदिन काम कैसे करती है? यहीं पर सरकार के 3 अंगों का सिद्धांत आता है, जिसे शक्ति का क्षैतिज वितरण, मतलब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। ताकि सारी शक्ति किसी एक के हाथ में ना रहे। सही पकड़ा। ये 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए पहले अंग से शुरू करते हैं, विधायिका यानी लेजिस्लेचर। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका काम है विधि यानी कानून बनाना। हाँ, ये देश के लिए नियम तय करती है। और ये 2 स्तरों पर काम करती है। सही। केंद्र में संसद है, जिसके 2 हिस्से हैं, एक लोकसभा जहां सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, और दूसरी राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा को निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। बिल्कुल। लोकसभा का सीधा चुनाव इसे ज्यादा ताकतवर बनाता है, लेकिन राज्यसभा की मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि राज्यों की आवाज भी सुनी जाए और कोई भी कानून जल्दबाजी में पास ना हो। हाँ, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। सेफ्टी वॉल्व सही शब्द है। और ऐसी ही व्यवस्था राज्यों में भी है, जिसे विधानमंडल कहते हैं। ज्यादातर राज्यों में बस एक सदन वाली विधानसभा होती है। लेकिन कुछ बड़े राज्यों में विधान परिषद भी है, जो राज्यसभा की तरह ही काम करती है। हाँ, ठीक है, तो विधायिका ने कानून बना दिया, जो अभी तक सिर्फ कागज पर है। अब उस कानून को जमीन पर कौन उतारता है, उसे लागू कौन करता है? मुझे लगता है यहाँ कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की भूमिका आती है। आपने सही पकड़ा। कार्यपालिका का काम ही विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है। अच्छा। केंद्र में इस टीम के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी मदद के लिए एक मंत्रिमंडल या कैबिनेट होती है। और राष्ट्रपति, जैसा हमने पहले बात की, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और राज्यों में भी यही मॉडल है, बस नाम बदल जाते हैं। प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल। बिल्कुल। ये लोग राज्य स्तर पर कानूनों को लागू करने और प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और एक चीज, भारत में कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है ना? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। जो मंत्री होते हैं वो संसद या विधानमंडल के सदस्य भी होते हैं। अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली में ऐसा नहीं होता। वहां कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल अलग होती हैं। ये एक अहम फर्क है। इसका मतलब है कि हमारी कार्यपालिका हर दिन विधायिका के प्रति जवाबदेह है। सही। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ पर, न्यायपालिका, जुडिशरी। अगर विधायिका कानून बनाने वाली है और कार्यपालिका उसे लागू करने वाली, तो न्यायपालिका का क्या काम है? देखिए, न्यायपालिका एक रेफरी की तरह है। उसका पहला काम है कानूनों की व्याख्या करना। व्याख्या करना। हाँ, मतलब अगर किसी कानून के अर्थ को लेकर कोई भ्रम है तो न्यायपालिका बताएगी कि उसका सही मतलब क्या है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है न्याय करना और संविधान की रक्षा करना। संविधान की रक्षा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर विधायिका कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है। बिल्कुल, यही न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। वो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार के दोनों अंग अपनी सीमाओं में रहें। और इसीलिए भारत की न्यायपालिका को एकीकृत और स्वतंत्र बनाया गया है। हाँ, इंटीग्रेटेड स्रोत में इसका जिक्र है। इसका मतलब ये एक पिरामिड जैसी संरचना है। हाँ, एक पिरामिड की तरह, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरे देश के लिए अंतिम अदालत है। उसके नीचे
उसके नीचे हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हैं, और सबसे निचले स्तर पर शहरों और जिलों में जिला अदालतें हैं। तो ये पूरी संरचना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, और एक सुसंगत न्यायिक प्रणाली बनाती है। वाह, ये तो वाकई एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है। चलिए, जो हमने समझा उसे परखते हैं। ठीक है। स्रोत में एक सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? और अब इसका जवाब बहुत साफ है, 3। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बिल्कुल। एक और सवाल है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है, इनमें से कौन सरकार का अंग नहीं है? विकल्प हैं विधायिका, मीडिया और न्यायपालिका। ये एक दिलचस्प सवाल है। इसका सही जवाब है केवल आई यानी मीडिया। मीडिया? हाँ, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जरूर कहा जाता है और उसकी भूमिका बहुत अहम है, लेकिन वो संविधान द्वारा परिभाषित सरकार का औपचारिक अंग नहीं है जैसे बाकी 3 हैं। ये एक बहुत जरूरी अंतर है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो 3 मुख्य बातें सामने आती हैं। पहली, हमारा संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं बल्कि भारत की विविधता और कलात्मक विरासत का प्रतीक है। इसका विशाल होना एक जरूरत थी। सही। दूसरी, सरकार 3 अंगों में बटी है, कानून बनाने वाली विधायिका, लागू करने वाली कार्यपालिका और उसकी रक्षा करने वाली न्यायपालिका। हाँ। और तीसरी, किसी भी राज्य व्यवस्था की नींव 4 स्तंभों पर टिकी है, लोग, जमीन, सरकार और सबसे बढ़कर संप्रभुता, अपने फैसले खुद लेने की आजादी। तो इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे संस्थापकों ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें शक्ति को सावधानी से बांटा गया है। चेक और बैलेंस का एक जटिल लेकिन सुंदर सिस्टम। हाँ, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कोई भी एक हिस्सा इतना शक्तिशाली ना हो जाए कि वो पूरी मशीन पर ही कब्जा कर ले। और यहीं से एक गहरा सवाल भी उठता है। क्या? कागज पर तो शक्तियों का यह बंटवारा बहुत स्पष्ट दिखता है, लेकिन असल दुनिया में क्या ये तीनों अंग हमेशा अपनी अपनी सीमाओं में रहते हैं? अच्छा सवाल है। जब विधायिका और न्यायपालिका के बीच किसी कानून को लेकर टकराव होता है या कार्यपालिका अदालत के फैसलों से असहमत होती है, तब इस सिस्टम का असली इम्तिहान होता है। शक्ति का ये संतुलन कितना मजबूत है और कितना नाजुक। ये सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है। शक्तियों का बंटवारा और टकराव, शायद यही भारतीय लोकतंत्र की कहानी है। इस गहन विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार तक सोचते रहिए।